आज हम अरुणोदय स्कूल की ऑनलाइन कक्षा में अशोक के धम्म के बारे में चर्चा करेंगे और मौर्य प्रशासन के बारे में पढ़ेंगे कि उस समय मौर्य प्रशासन कैसा था। मौर्य साम्राज्य के बारे में हमने चर्चा की, पीछे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में चर्चा की, बिंदुसार के बारे में चर्चा की। आज हम अशोक और अशोक के धम्म और मौर्य प्रशासन के बारे में पढ़ें। अशोक के बारे में सर्वप्रथम चर्चा करें। अशोक के बारे में, अशोक का जो शासनकाल था 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक था। बिंदुसार की मृत्यु के बाद विशाल मौर्य साम्राज्य की गद्दी पर ये अशोक बैठा। करीब 4 वर्ष के बाद गद्दी पे 273 ईसा पूर्व में बैठा, लेकिन वास्तविक इसका राज्याभिषेक था वो हुआ था 269 के अंदर। ऐसा क्यों? ये 4 सालों का जो गैप था, इसमें यह था कि 4 सालों में जो उत्तराधिकारी युद्ध हुए थे, और कहा जाता है ऐसा कि अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या कर यह साम्राज्य प्राप्त किया था। तो 269 ईसा पूर्व में इसका वास्तविक राज्याभिषेक हुआ। वैसे तो ये 273 के अंदर मगध के राज सिंहासन पर बैठ चुका था। कई अभिलेखों में अशोक को देवनाम प्रिय और देवनाम प्रिय दृश्य भी कहा जाता है, अर्थात देवताओं का प्रिय राजा। अशोक को देवताओं का प्रिय राजा बताया गया है कई अभिलेखों के अंदर। इनके संबोधन से इन्हें संबोधित किया जाता है। सर्वप्रथम मस्की अभिलेख में अशोक का नाम भी मिलता है। गुजरा लेख में भी इनका नाम अशोक ही मिलता है। देखो, ये भी कई प्रश्न पूछा गया है कि अशोक नाम किस अभिलेख में मिला, तो गुजरा लेख में अशोक का नाम हमें अशोक मिलता है। अपने राज्याभिषेक के 7वें वर्ष में अशोक ने कश्मीर और खोतान क्षेत्र के अनेक भागों को विजित कर मौर्य साम्राज्य का विस्तार किया। यानी अशोक के बारे में ऐसा कहा जाता है 8 दिशाओं में इसने लगभग संपूर्ण भारत पे उन्होंने विजय अर्जित की थी। इनका साम्राज्य उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत अफगानिस्तान, दक्षिण में कर्नाटक, पश्चिम में काठियावाड़ और पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक इनका साम्राज्य फैला हुआ था। कल्याण की जो राजतरंगिणी जो लिखी गई थी 1150 में, उसमें कश्मीर का जो इतिहास मिलता है हमें राजतरंगिणी के अंदर 1150 में लिखी थी। उसमें ऐसा बताया गया है कि श्रीनगर की स्थापना, कश्मीर के अंदर जो श्रीनगर है उसकी स्थापना अशोक ने की थी। श्रीनगर अशोक ने बसाया था, और नेपाल में ललित पतन नगर भी अशोक ने बसाई थी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण दोनों प्रश्न है। श्रीनगर की स्थापना अशोक ने की थी और ललित पतन नगर की स्थापना भी अशोक ने की थी। इसकी जानकारी हमें मिलती है 1150 में कल्याण द्वारा रचित राजतरंगिणी के माध्यम से हमें इसकी जानकारी मिलती है। उसके बाद हम बात कर रहे थे अशोक के धम्म के बारे में। व्यक्ति विशेष के लिए किया गया कार्य धम्म कहा जाता है। इसके प्रमुख कुछ सिद्धांत हैं, जैसे सहिष्णुता, जन सामान्य के मध्य आत्म सहिष्णुता, विभिन्न विचारों, धर्मों और आस्थाओं के मध्य सहिष्णुता। विभिन्न धर्मों के मध्य, आस्थाओं के मध्य जो सामंजस्य हम बनाए रखते हैं उसी को कहते हैं सहिष्णुता। और जन सामान्य में प्रत्येक जीव, प्रत्येक व्यक्ति के विषय में सहिष्णुता, समानता जो बनी रहती है उसको हम सहिष्णुता से लेते हैं। उसके बाद आता है अहिंसा। सभी प्राणियों के प्रति अहिंसा का सिद्धांत प्रतिपादित किया अशोक ने। सभी प्राणियों के प्रति, मनुष्यों के प्रति अशोक ने अहिंसा का सिद्धांत दिया, क्योंकि 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग पे हमला किया। कलिंग का आक्रमण 261 ईसा पूर्व, उस समय कलिंग का राजा था नंदराज, और कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने युद्ध नीति को त्याग दिया था, इसीलिए ये अहिंसा का सिद्धांत दिया। फिर उसके बाद आती है तीसरा इनका सिद्धांत था आडंबरहीनता। धर्मानुष्ठान तथा बलि चढ़ाने को अर्थहीन बताया। जो आज भी हमारे समाज के अंदर धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन किया जाता है उसको अशोक ने गलत बताया। और विशेष बलि चढ़ाने की जो प्रथा थी उस समय तो पशु बलि और नर बलि तक भी दी जाती थी, तो इनको अशोक ने गलत बताया कि ये कर हम भगवान को कुछ नहीं कर सकते। उसके बाद आता है लोक कल्याणकारी कार्य। अशोक ने कुछ लोक कल्याणकारी कार्य किए भी और लोगों को करने के लिए प्रेरित भी किया। इसके साक्ष्य हमें उसके कई अभिलेखों से मिलते हैं। लोक कल्याणकारी कार्य कौन से थे? वृक्षारोपण करना, कुएं,
एवं सरायों का निर्माण करवाना, कहीं कुएं खुदवाए, कहीं तालाब खुदवाए और वृक्षारोपण कार्य के लिए लोगों को प्रेरित किया। तो ये अशोक के धम्म के कुछ प्रमुख सिद्धांत थे। उसके बाद हम चर्चा कर रहे हैं मौर्य प्रशासन के बारे में। मौर्यों का प्रशासन कैसा था? मौर्य प्रशासन की विस्तृत जानकारी हमें मिलती है इंडिका से। मेगस्थनीज के द्वारा लिखित इंडिका, इसकी हमें विस्तृत जानकारी मौर्य प्रशासन के बारे में मिलती है। मेगस्थनीज कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया एक राजदूत था। तो इंडिका किसकी रचित थी? मेगस्थनीज। किसके दरबार में आया? चंद्रगुप्त मौर्य के। तो इसने इंडिका लिखी। उसके बाद मौर्य प्रशासन की जानकारी मिलती है हमें अर्थशास्त्र से। अर्थशास्त्र का रचयिता कौटिल्य, जो उसका प्रमुख जो विषय भी सामाजिक और राजनीतिक था। तो मौर्य प्रशासन के बारे में ये दो जो साहित्य हैं, इंडिका और अर्थशास्त्र, ये हमें विस्तृत जानकारी देते हैं मौर्य प्रशासन के बारे में। मौर्य जो साम्राज्य में प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति से पूरे उनकी योग्यता और चरित्र को परखा जाता था। मौर्य प्रशासन की एक प्रमुख विशेषता थी, इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ किसी अधिकारी की, किसी प्रशासनिक अधिकारी को सेवा में लेने से पहले उसके चरित्र को और उसकी योग्यता को परखा जाता था, उसके बाद ही उसकी नियुक्ति मिलती थी। ऐसा हमें वर्णन मिलता है इंडिका के अंदर। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। मौर्य प्रशासन के जो पहला अपना पॉइंट है, पहला बिंदु केंद्रीय प्रशासन। प्रशासन ऐसा कहा जाता है, ये मौर्य प्रशासन जो था, जो जिसका वर्णन हमें अर्थशास्त्र में मिलता है, उसका कुछ हिस्सा आज भी हमारे प्रशासन के अंदर हम प्रयोग में ले रहे हैं। केंद्रीय प्रशासन और प्रांतीय प्रशासन। प्रांतीय यानी राज्य, प्राचीन काल में राज्य को प्रांत कहा जाता था। केंद्रीय प्रशासन का जो मुख्य है वो होता है राजा। राजा प्रशासन प्रणाली का केंद्र बिंदु था। महत्वपूर्ण और नीति संबंधी निर्णय राजा स्वयं लेता था। कुछ महत्वपूर्ण निर्णय होते थे, कुछ जो नीति संबंधित कानूनी निर्णय होते थे उसको राजा स्वयं लेता था। व्यवस्थापिका, देखो मैंने जैसे चर्चा की थी, वर्तमान प्रशासन से मौर्य प्रणाली मिलती जुलती नजर आती है। उस समय व्यवस्थापिका थी, न्यायपालिका थी और कार्यपालिका थी। ये तीनों, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका, ये वर्तमान में भी हमारे प्रशासन के अंदर में ये मिलती है। समझ शक्तियां उसमें नहीं थी। मौर्य प्रशासन की समझ शक्तियां व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के अंदर थी। और न्यायपालिका पूर्णतया स्वतंत्र थी व्यवस्थापिका और कार्यपालिका से। लेकिन तीनों के ऊपर नियंत्रण किसका था? राजा का था। उसके बाद आता है मंत्रिपरिषद। राजा को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होती थी। राजा को किसी भी कार्य के लिए सलाह देने के लिए एक सलाहकार समिति होती थी, जिसको मंत्रिपरिषद कहते थे। इसमें कुछ विश्वासी चुने हुए व्यक्ति होते थे राजा के। इनकी नियुक्ति उनके वंश और उनके योग्यता के आधार पर राजा स्वयं करता था। उनकी योग्यता के आधार पर, उनके चरित्र के आधार पर इनकी नियुक्ति की जाती थी। अंतिम निर्णय का अधिकार राजा का था। मंत्रिपरिषद राजा को सलाह देने का कार्य करती थी, लेकिन अंतिम निर्णय कौन करता था? राजा करता था, क्योंकि केंद्र का मुख्य कौन होता था? राजा होता था, जिसके 3 या 4 सदस्य होते थे। मंत्रिपरिषद में 3 या 4 सदस्य होते थे और इन्हें मंत्रिण कहा जाता था। उस समय महत्वपूर्ण विषयों पर राजा मंत्रियों से सलाह लेता था। फिर कुछ अधिकारियों की बात की। अधिकारियों का चुनाव उनकी योग्यता और उनके चरित्र के अनुसार होता था। ऐसा हमें अर्थशास्त्र के अंदर वर्णन मिलता है। शीर्षक राज्य अधिकारी जो जिनकी संख्या 18 बताई गई है, कि उस समय जो शीर्षक अधिकारी थे उनकी जो संख्या थी 18 थी। उन्हें क्या कहा जाता था? उन्हें तीर्थ कहा जाता था। ये कई बार प्रश्न पूछा गया एग्जाम में, तीर्थ किसे कहा जाता है? तो मौर्य प्रशासन में अधिकारियों को तीर्थ कहा जाता था। ये केंद्रीय विभाग का कार्य एक भार देखते थे। और ये तीर्थ कौन सा कार्य देखते थे? केंद्रीय विभागों का। केंद्र के अंदर जो विभाग बने हुए थे, जैसे हमने बात की थी व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की, तो उनका कार्य ये देखते थे। जिनमें प्रमुख कौन कौन से थे? कोषाध्यक्ष थे, क्रमांतिक थे, समाहर्ता थे, पुरोहित थे
और सेनापति ये प्रमुख अधिकारी थे मौर्य प्रशासन के उस समय। इसके अतिरिक्त अर्थशास्त्र में 26 अध्यक्षों का भी उल्लेख मिलता है जो राज्य की आर्थिक गतिविधियों का नियम करते थे। 26 अधिकारी और बताए गए हैं जो राज्य की आर्थिक गतिविधियों का लेखा जोखा उस समय करते थे, जैसे कृषि, व्यापार, वाणिज्य, वाट माप, कताई बुनाई, खान वनों आदि का विनिमय और नियंत्रण करते थे। तो ये था प्रमुख अधिकारी। अधिकारियों को क्या सिर्फ जो अधिकारी होते थे उन्हें तीर्थ कहा जाता था, और 26 अधिकारी अन्य होते थे वो आर्थिक गतिविधियों का लेखा जोखा अपने पास रखते थे। उसके बाद हम बात करते हैं मौर्य प्रशासन का नगर प्रबंध कैसा था, नगर प्रबंध समितियां कैसी बनी हुई थी। तो नगर प्रबंध हेतु 5-5 सदस्यों की 6 समितियां होती थी। 6 समितियां बनी हुई थी। एक समिति के अंदर 5 सदस्य होते थे जो विभिन्न कार्यों को देखते थे, जैसे उद्योग, शिल्प, विदेशी कार्य हो, जनगणना संबंधित कार्य हो, वाणिज्य व्यापार, कुछ निर्मित वस्तुओं की देखभाल, बिक्री कर आदि के नियमन और विपणन एवं रखरखाव का कार्य ये नगर प्रबंध के जो 5-6 समितियां थी, 5-5 सदस्य थे, ये कार्य ये करते थे। अर्थशास्त्र के अनुसार नगर प्रशासन का अध्यक्ष गोप तथा स्थानीय उसके सहायता कर्मचारी होते थे। ऐसा वर्णन हमें कौटिल्य के द्वारा लिखित अर्थशास्त्र के अंदर हमें इनका वर्णन मिलता है। उसके बाद हम बात करेंगे सेना की। सेना के बारे में कहा जाता है कि मौर्य प्रशासन में चंद्रगुप्त मौर्य के पास 6 लाख सेना थी। इतनी विशाल सेना किसी प्रशासक के पास नहीं थी। सैन्य विभाग कैसा था मौर्य प्रशासन का? सैन्य विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी होता था सेनापति। सैन्य विभाग का जो सबसे बड़ा अधिकारी होता था उसे कहा जाता था सेनापति। और सेना भी 6 शाखाओं में बंटी हुई थी मौर्य प्रशासन की, जो इस प्रकार है। पैदल सेना, अश्व सेना, घोड़ों की सेना होती थी, हाथी सेना और रथ सेना, यातायात एवं नौसेना जो जलीय विभाग जलीय के अंदर रहती थी, जलीय सीमा की रखवाली करती थी। तो ये 6 सेना थी। ये कई बार प्रश्न पूछा गया है कितनी शाखाओं में बांटा गया है मौर्य काल सेना को? तो 6 शाखाओं में बांटा गया है, पैदल, अश्व, हाथी और रथ, यातायात और नौसेना। और इनके अधिकारी को क्या कहा जाता था? इनके अधिकारी को सेनापति कहा जाता था। जबकि कौटिल्य अर्थशास्त्र में चतुर्बल सेना का मुख्य अंग बताता है, और न्यायिक युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करने वाला अधिकारी होता था। नायक जो युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करता था उसे कहा जाता था नायक, और सेना के प्रमुख अधिकारी को कहा जाता था सेनापति। फिर उसके बाद आता है गुप्तचर व्यवस्था। जिस इतिहास में ऐसा माना जाता है कि जिस राजा की गुप्तचर व्यवस्था अच्छी हो उसका प्रशासन अच्छा माना गया है। तो मौर्य प्रशासन की गुप्तचर व्यवस्था कैसी थी? प्रशासन के तंत्र के साथ साथ गुप्तचर्या का विस्तृत जाल बिछाया गया था। राजा के गुप्तचर सभी दिशाओं में फैले हुए थे, जो मंत्रियों से लेकर आम जनता की गतिविधियों पर नजर रखते थे। मंत्रियों के मध्य भी गुप्तचर थे, जनता के मध्य भी गुप्तचर थे, जो छोटी मोटी प्रत्येक जानकारी राजा तक पहुंचाते थे। गुप्तचरों को संस्था एवं संचार नाम से पुकारा जाता था। देखो गुप्तचर व्यवस्था में इसको थोड़ा स्पष्ट कर देता हूं, यह संस्था और संचार। गुप्तचर व्यवस्था मौर्य प्रशासन की 2 भागों में बंटी हुई थी, संस्था एवं संचार। संस्था का अर्थ क्या होता था? एक स्थान पर रहकर जानकारी इकट्ठी करना, उसको उस समय कहा गया संस्था। एक स्थान पर रहकर गोपनीय जानकारी जो राजा तक पहुंचाई जाती थी उसको संस्था कहते थे। और संचार जो दूर जाकर स्थानों का भ्रमण कर जो गोपनीय जानकारी इकट्ठी करते थे उनको कहते थे संचार विभाग। तो गुप्तचर व्यवस्था 2 भागों में थी, संस्था और संचार। फिर उसके बाद आता है, जैसे हमने बात की व्यवस्थापिका, कार्यपालिका की और न्यायपालिका की। न्यायपालिका में बात करते हैं न्याय की। मौर्य प्रशासन का न्याय कैसा था? धर्म, व्यवहार, चरित्र एवं राजशासन न्याय संहिता के स्रोत थे। धर्म स्तनीय एवं कटक शोधक
न्यायालय क्रमश दीवानी तथा फौजदारी मामले सुलझाते थे। देखो मैंने पहले स्पष्ट कर दिया, वर्तमान प्रशासन से मिलती जुलती प्रक्रिया। उस समय दीवानी मामले भी थे और फौजदारी मामले भी थे। मामले कितने प्रकार के थे? 2 प्रकार के, दीवानी और फौजदारी। न्यायिक पद्धति विद्यमान थी, राजा सर्वोच्च न्यायाधीश होता था। अंतिम निर्णय किसके पास होता था? राजा के पास होता था। जैसे वर्तमान में अंतिम निर्णय राष्ट्रपति के पास है, वैसे अंतिम निर्णय का अधिकार था राजा का। संग्रहण, द्रोणमुख, स्थानीय एवं जनपद स्तर के न्यायालय होते थे। इस न्यायालय, ये न्यायालयों के प्रकार थे, जनपद स्तर के न्यायालय तक थे। दंड व्यवस्था अत्यंत ही कठोर थी उस समय, दंड व्यवस्था अत्यंत कठोर थी, अपराध नाक के बराबर होते थे उस समय। उसके बाद है राजस्व प्रशासन। राजस्व के क्या स्रोत थे उस समय मौर्य काल में? समाहर्ता राजस्व विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था। यह प्रश्न कई बार पूछा गया है 12वीं क्लास में। राजस्व विभाग के प्रमुख अधिकारी को क्या कहा जाता है? समाहर्ता। दुर्ग, राष्ट्रीय ब्रज, सेतु, वन, खाने, आयात निर्यात आदि राजस्व प्राप्ति के मुख्य स्रोत थे। सन्निधाता राज के कोष का मुख्य अधिकारी होता था और ये जनोपयोगी कार्य। मौर्य साम्राज्य में जनोपयोगी सेवाओं में सिंचाई, सड़क, सरायों का निर्माण, चिकित्सा आदि का महत्व दिया गया, जिसकी व्यवस्था प्रशासनिक अधिकारी करते थे। ये जन उपयोगी कार्य थे और इनकी व्यवस्था कौन करते थे? जो प्रमुख मौर्य काल के प्रशासनिक अधिकारी होते थे, वो इनकी व्यवस्थाएं करते थे। उसके बाद हम चर्चा करते हैं प्रांतीय शासन, क्योंकि मौर्य प्रशासन 2 भागों में बंटा हुआ था, केंद्रीय और हम बात करते हैं अभी प्रांतीय। प्रांतीय यानी राज्य भी कह सकते हैं प्रांत को हम। तो साम्राज्य 5 प्रांतों में विभाजित था। मौर्य साम्राज्य कितने प्रांतों में विभाजित था उस समय? 5 प्रांतों में मौर्य साम्राज्य विभाजित था, जिनका प्रशासक राजकुमार होता था। देखिए ध्यान देना, केंद्रीय प्रशासन का सर्वोच्च जो अधिकारी होता था वो होता था राजा, और प्रांतीय प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी होता था राजकुमार यानी राजा का पुत्र, जो मंत्री परिषद अमात्यों के माध्यम से शासन संचालित करता था। प्रांत के अंदर भी मंत्री परिषद गठित थी, वो भी राजकुमार को सलाह देने का कार्य करती थी। 5 प्रमुख प्रांत थे उस समय। उस समय मौर्य प्रशासन 5 प्रांतों में विभाजित था। 5 प्रांत कौन कौन से थे? उत्तरापंत, दक्षिणापंत, अवंती और मध्य प्रांत और कलिंग। धर्म अमात्य तथा अमात्य प्रांतीय अधिकारी थे, जो धर्म एवं अन्य कार्य देखते थे। प्रांतों को आहार या विषय में बांटा गया, जिसे विषयपति के अधीन थे। उसके बाद आता है जनपद और ग्रामीण। ग्रामीण प्रशासन उस समय कैसा था? क्योंकि कई जनपदों में बंटा हुआ था और उस जनपद में ग्रामीण स्तर कैसा था? जनपद स्तर पर प्रदेश राजयुक्त नामक अधिकारी थे, जो भूमि, न्याय, लेखों संबंधित दायित्व वहन करते थे। ग्रामीण स्तर के अधिकारी थे गोप। स्थानीय जनपद और गांव के बीच मध्यस्थता का कार्य करते थे। ये जो गोप होता था, ये प्रमुख जो अधिकारी होता था, ये राजा और ग्रामीणों के मध्य मध्यस्थता का कार्य करता था। जैसे वर्तमान में हम इसको सरपंच से जोड़ सकते हैं। इसी प्रकार मौर्यकालीन प्रशासन एवं केंद्रीय व्यवस्था, जनमत प्रतिनिधि करने वाली प्रमुख संस्थाएं, नगण्य थी। गुप्तचर प्रणाली के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं।